नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोटर श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आज का पहला प्रश्न है, नदियाँ जिनकी यश धारा से बहती हैं अब निस वासन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी व्यतिरेक। इसमें जो अलंकार है, नदियाँ जिनकी यश धारा से बहती हैं अब निस वसर पंक्ति में अलंकार है उपमा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान में कौन सा रस है? ए रौद्र रस, बी वीर रस, सी श्रृंगार रस, डी शांत रस। तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान में कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? ए राय साहब का, बी ओमकार नाथ का, सी मेहता का, डी खन्ना का। यह कथन पुरुष में नारी का गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। यह कथन गोदान के मेहता का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? यह प्रश्न आपका कॉमन जाता है। इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है और अगर सही करना है तो थोड़ा सा काट के बना लेते हैं। लोहा शब्द का विशेषण अब है लौह। ऑप्शन बी सही बन गया है और इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक और श्राहीन है? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? ए स्वर्णदत्त, बी चक्रपालित, सी स्कंदगुप्त, डी भट्टार्क। इसका जो सही उत्तर है, अधिकार सुख कितना मादक और श्राहीन है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के स्कंदगुप्त पात्र है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी श्लेष अलंकार, डी श्लेष अलंकार, सी विभावना अलंकार, डी रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए नक्षत्र, बी नक्षत्र, सी नक्षत्र, डी नक्षत्र। इसमें कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? वह है
नक्षत्र ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मुकुल का पर्यायवाची है। ए बसंत, बी मकरंद, सी पुष्प, डी कली। प्रश्न संख्या 8 का मुकुल का पर्यायवाची है कली। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रेणु शब्द किसका वाचक है। ए धूल का, बी मक्खन का, सी पत्थर का, डी गाय का। रेणु शब्द यह धूल का वाचक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन है। सरदार पूर्ण सिंह का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी जयशंकर प्रसाद का, डी वियोगी हरि का। यह कथन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक इनमें से किस लेखक के हैं। ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर गुलाब राय, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, अब तक की सारी कविता का मर्म प्रिय को भगवान और भगवान को प्रिय बनाना ही है। प्रथम मनोवृत्ति का पूर्ण विकास भक्ति काल में हुआ, दूसरी मनोवृत्ति का आज के युग में हो रहा है, यह कथन किसका है। ए भगवती चरण वर्मा, बी प्रेमचंद्र, सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इसका जो सही उत्तर है वह है, अब तक की सारी कविता का मर्म प्रिय को भगवान और भगवान को प्रिय बनाना ही है। प्रथम मनोवृत्ति का पूर्ण विकास भक्ति काल में हुआ, दूसरी मनोवृत्ति का आज के युग में हो रहा है, यह कथन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किसका है। ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी सर जॉर्ज ग्रियर्सन, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आप सबके सामने है। उत्तर जरूर बताएं। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किसका है? यह कथन चार्ल्स ग्रियर्सन का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी कफन के दो पात्र हैं। ए आनंदी और लाल बिहारी, बी माधव और घीसू, सी रानी और एघू, डी मुलिया और रानी। प्रश्न संख्या 14, प्रेमचंद्र की कहानी कफन के दो पात्र घीसू और माधव। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी है? ए बूढ़ी काकी, बी सुजान भगत, सी सदगति, डी पंच परमेश्वर। प्रेमचंद्र की पहली कहानी मानी जाती है पंच परमेश्वर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गद्य के नए आयाम के कृतिकार कौन हैं? ए विष्णु प्रभाकर, बी ओम प्रकाश सिंघल, सी प्रभाकर माचवे, डी डॉक्टर सत्येंद्र। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर गद्य के नए आयाम के कृतिकार ओम प्रकाश सिंघल हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, घनानंद ने जो प्रेम मार्गियों का आधार लेकर कुछ रहस्यमयी उक्तियां कही हैं, उनमें श्री कृष्ण ही उनके लक्ष्य हैं। रहस्य की प्रवृत्ति इन कवियों में कभी कभी अवश्य जगाती थी, पर कबीर या जायसी की भांति रहस्य दर्शिता इनका साध्य कभी नहीं बनी। यह कथन किस लेखक का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यह कथन घनानंद ने जो प्रेम मार्गियों का आधार लेकर कुछ रहस्यमयी उक्तियां कही हैं, उनमें श्री कृष्ण ही उनके लक्ष्य हैं। रहस्य की प्रवृत्ति इन कवियों में कभी कभी अवश्य जागती थी, पर कबीर या जायसी की भांति रहस्य दर्शिता इनका साध्य कभी नहीं बनी। यह कथन है आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नई पीढ़ी की एक प्रवृत्ति समाज विरोध में फासिज्म की ओर झुकती है, तो दूसरी प्रतिक्रांति के बीच पल रही है। यह कथन किस कहानीकार का है? ए कमलेश्वर, बी मुद्रा राक्षस, सी रमेश उपाध्याय, डी श्रीकांत वर्मा। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है,
नई पीढ़ी की एक प्रवृत्ति समाज विरोध और फासिज्म की ओर झुकती है तो दूसरी प्रतिक्रांति के बीच पाल रही है। यह कथन है मुद्रा राक्षस का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दामुल का कैदी नामक कहानी के रचनाकार कौन हैं? ए भगवती चरण वर्मा, बी जैनेन्द्र, सी प्रेमचंद्र, डी जयशंकर प्रसाद। दामुल का कैदी नामक कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। चंद्रकला किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन आप सभी के सामने, उत्तर जरूर बताएं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सी ऋषभ चरण जैन, डी उपेंद्र नाथ अश्क। चंद्रकला यह कहानी संग्रह है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के जन्म और विकास को समझने के लिए आर्यों की आदि भाषा वैदिक भाषा से लेकर आज तक की समस्त भाषा परंपरा को देखना होगा। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मुंशी प्रेमचंद्र, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर है हिंदी भाषा के जन्म और विकास को समझने के लिए आर्यों की आदि भाषा वैदिक भाषा से लेकर आज तक की समस्त भाषा परंपरा को देखना ही होगा। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पुनः धन उक्ति की संधि होगी? ए पुनरोक्ति, बी पुनरुक्ति, सी पुनरोक्ति, डी पुनः उक्ति। इसका जो सही उत्तर है पुनः धन उक्ति की संधि होगी वह है पुनरुक्ति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आविष्कार में कौन सी संधि होगी? ए गुण, बी विसर्ग, सी आयादी, डी व्यंजन। आविष्कार में विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है? ए चरयु काव्यों में, बी रास काव्यों में, सी महापुराण में, डी कथा काव्य में। 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन महापुराण में है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है ईसुफ नामक पत्र किस काव्य में मिलता है? वह है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष। प्रश्न संख्या 25, यूसुफ नामक पात्र किस काव्य में मिलता है? यह है अंधा युग। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कोशकार में समास है? ए अव्ययी भाव, बी दिगु, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। कोशकार में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जॉर्ज ग्रियर्सन ने मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? ए भीतरी उपशाखा, बी बाहरी उपशाखा, सी मध्यवर्गीय उपशाखा, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर आप सभी के सामने। सभी लोग कमेंट करके उत्तर जरूर दें। जॉर्ज ग्रियर्सन ने मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस शाखा में रखा है? वह रखा है मध्यवर्गीय उपशाखा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही था। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1829 ईस्वी, बी सन 1826 ईस्वी, सी सन 1900, डी सन 1800। इसका जो सही उत्तर है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल रहा है? ए 1000 ईस्वी ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, बी 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, सी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, डी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसका जो सही उत्तर है वह है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल रहा है। वह है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः किस अपभ्रंश से हुई है? ए शरसेनी अपभ्रंश, बी मागधी अपभ्रंश, सी खस अपभ्रंश, डी अर्धमागधी अपभ्रंश। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः यह शरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन की रचना किस भाषा में की है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी भाषा, सी कन्नौजी भाषा, डी हरियाणवी भाषा। आधुनिक काल में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन की रचना अवधी भाषा में की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य की रीति सीखी सुकबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें उक्त किस कवि की है? ए घनानंद, बी गंधा, सी सेनापति, डी भिखारीदास। इसका जो सही उत्तर है, काव्य की रीति सीखी सुकबीन सो दीखी देखी सुनि बहुलोक की बातें, यह उक्ति भिखारीदास की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हर गीत का किसका प्रिय छंद है? ए हरिऔध का, बी निराला का, सी मैथिली शरण गुप्त का, या प्रसाद का। हर गीत का छंद यह मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह वक्तव्य है। ए मोहन राकेश का, बी जयशंकर प्रसाद का, सी निर्मल वर्मा का, डी भारतेंदु का। इसका जो सही उत्तर है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह वक्तव्य जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी त्रुटि है, यह भी प्रश्न आपका कॉमन जाता है। इसमें भी चरहु फल मानत चरहु चरक को, यह उक्ति किसकी है? मलूकदास, कबीरदास, सुंदरदास, नंददास। यह उक्ति तुलसीदास की है, जिस इसमें ऑप्शन में नहीं है। यह भी क्वेश्चन आपका कॉमन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, आप लोग क्वेश्चन को सही कर लीजिए तुलसीदास बनाकर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? ए अपभ्रंश, बी पाली, सी प्राकृत, डी संस्कृत। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न और उत्तर आपके सामने, आप सभी लोग इसका उत्तर बताएं। इनमें से कौन सी भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? यह संस्कृत नहीं है। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है, ढूंढाली बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? ए जयपुरी, बी मालवी, सी नागर, डी अर्धमागधी। इसका जो सही उत्तर है, ढूंढाली बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? यह जयपुरी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? ए हेमचंद्र, बी पाणिनि, सी भोज, डी सदल मिश्र। इसका जो सही उत्तर है, अपभ्रंश को भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? यह हेमचंद्र ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? ए 3 रूप, बी 4 रूप, सी 2 रूप, डी 6 रूप। हिंदी में किसी शब्द के मूलतः 2 रूप बनते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बिहड़ी मारे कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? ए स्वयंभू की, बी पुष्पदंत की, सी हेमचंद्र की, डी सराहपात की। यह पंक्ति भला हुआ जो मारिया बिहड़ी मारो कंतु, यह पंक्ति है हेमचंद्र की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? ए 1880 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1993 ईस्वी। 1893 ईस्वी, 1850 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर है, नागरी प्रचारी सभा काशी की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियां हैं? ए 14, बी 11, सी 13, डी 7। देवनागरी लिपियों में स्वर ध्वनियां 11 हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ
पंथियों के यहाँ थी, यह कथन किसका है? ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी पीताम्बर दत्त बर्तवाल, डी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इसका जो सही ऑप्शन है, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति आरंभ किसने किया? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? ए विष्णु पुराण, बी हरिवंश पुराण, सी शिव पुराण, डी गरुड़ पुराण। इसका जो सही उत्तर है, रुक्मणी, कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? वह है हरिवंश पुराण ग्रंथ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? ए घनानंद, बी पद्माकर, सी सेनापति, डी ग्वाल कवि। प्रश्न संख्या 47 का उत्तर आप सभी के सामने। रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? वह है सेनापति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नूरजहां नामक काव्य के रचयिता हैं? ए सोहनलाल द्विवेदी, डी विश्वनाथ प्रसाद, सी मुद्रा राक्षस, डी गुरु भक्त सिंह। इसका जो सही उत्तर है, नूरजहां नामक काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ए तुलसीदास को, बी सूरदास को, सी नंददास को, डी गोविंद स्वामी को। इसका जो सही उत्तर है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वह है सूरदास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस कहानी के लेखक डॉक्टर काशीनाथ सिंह हैं? ए यह कहानी नहीं, बी सुख, सी
रिश्ते, डी वापसी। इसमें कौन सी कहानी है जिसके लेखक हैं काशीनाथ सिंह? वह है सुख। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। आप सभी के सामने सिद्धों की संख्या कितनी थी? ए 84, बी 18, सी 12, डी 77। सिद्धों की संख्या 84 थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कवि भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। एक छत्रपति शिवाजी और दूसरे कौन थे? ऑप्शन ए जय सिंह, बी पृथ्वीराज चौहान, सी औरंगजेब, डी छत्रसाल। इसका उत्तर लगभग सभी लोग जानते हैं कि कवि भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। एक छत्रपति शिवाजी और दूसरे छत्रसाल। ऑप्शन डी सही है। दूसरे कौन है? छत्रसाल। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना कब हुई? 1590 में या 1610 या 1631 या 1650? यह रामचरितमानस की रचना जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यह है सम्मत में ना कि ईस्वी में, इसलिए हमने ईस्वी काट दिया है। आप सभी लोग सम्मत में उत्तर दें। रामचरितमानस की रचना 1631 संवत में हुई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक का नाम है? डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। गारसादा तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवारदा लितलितुर इंदोई हिंदुस्तानी का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1888 ईस्वी, ऑप्शन बी 1839 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1883 ईस्वी, डी सन 1913 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर है गारसादा तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवारदाला लितलितु इंदोई हिंदुस्तानी का प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी किस भाषा का शब्द है? ए तुर्की, बी संस्कृत, सी फारसी, डी अरबी। हिंदी यह फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 आप सभी के सामने शब्दार्थों सहितो काव्यम उक्ति है। ए मम्मट, बी वामन, सी भामा, डी दंडी। शब्दार्थों सहितम सहितो काव्यम यह उक्ति है भामा की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। ए 8, बी 9, सी 7, डी 12। इसका जो सही उत्तर है नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है रथकारा में प्रत्यय है। ए अणु, बी कत्वा, सी यत, डी त्रिच। इसका जो सही उत्तर है रथकारा में प्रत्यय है, इसमें अणु प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है विद्यापति कृति पदावली की भाषा है। ए मैथिली, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी ब्रज। विद्यापति कृति पदावली की भाषा जो है वह है मैथिली। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कारक है। ए कर्म कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्ता कारक, डी संबंध कारक। इसका जो सही उत्तर है उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें जो कारक है वह है कर्ता कारक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे। ए अज्ञेय, बी दिनकर, सी प्रेमचंद्र, डी मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के लेखक हैं। इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के लेखक कौन हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।